Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस के टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज का दोबारा से आगाज कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम लोग नस के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मजीद करेंगे। मैं अभी तक नस के मोर देन 5000 एमसीक्यूज को सॉल्व करवा चुका हूं। ये चीज आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, किसी बड़ी से बड़ी पेड एप्लीकेशन के अंदर भी नहीं मिलेगी, ना आपको किसी बड़ी से बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर मिलेगी। बेटा अभी तक मैं नस के मोर देन 5000 मैथ्स के एमसीक्यूज सॉल्व करवा चुका हूं। जैसे जैसे नेट के एग्जाम्स होते गए 2024 में 2025 में नेट 1 के बाद तमाम डेज के पेपर, नेट 2 के बाद तमाम डेज के पेपर, नेट 3 नेट 4 के बाद तमाम डेज के पेपर, इसके अलावा जितने नर्स के पेपर्स वाइडली अवेलेबल हैं उनके ऊपर 6-6 घंटे की वीडियो, 4-4 घंटे की वीडियो, 4-4 घंटे की वीडियो, 6-6 घंटे की वीडियोस भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो भाई इस 5000 प्लस एमसीक्यूज के लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसके अंदर तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मेरी तरफ से एक पीस ऑफ एडवाइस है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि बेटा आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी तैयारी कर रहे हैं, मगर एक अपना रोज का मामूल बनाइए कि इस प्लेलिस्ट में से एक लेक्चर डेली की बेसिस पे कवर करें। एक लेक्चर डेली बेसिस के ऊपर लाजमी तौर पे कवर करें और ना सिर्फ उस लेक्चर को कवर करें बल्कि कोशिश करें उस लेक्चर में जैसे जैसे क्वेश्चंस करवाए हुए उनको लाजमी तौर पे गो थ्रू करें। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी वीक है, आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो बेटा लाजमी तौर पे आप बैच को ज्वाइन करिए। भाई बैच को ज्वाइन करने का फायदा यह होता है कि ना सिर्फ आपकी मैथ्स की तैयारी वहां पे होगी बल्कि आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होगी, तमाम सब्जेक्ट की तैयारी कवर होगी। पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इस बैच में शामिल होती है। ना सिर्फ नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी होगी बल्कि इसके अलावा यूईटी की, फास्ट की, जीआईके की, एनईडी यूनिवर्सिटी की, मेरान की, कॉमसेट्स की, लम्स की, प्यास की, एनटीएस की, तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी इसमें शामिल होगी। आपके प्रॉपर्ली आपकी लाइव क्लासेस होंगी और उन लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। उन लाइव क्लासेस के अंदर आपको बेसिक लेवल से चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन कवर होता है। आपके पंजाब बोर्ड के एफएससी के पेपर आते हैं, आपके ए लेवल्स के पेपर आते हैं, आपके सिंध बोर्ड के पेपर आते हैं, हम आपको उसमें ब्रेक देते हैं। आपकी मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज होता है, ना सिर्फ नस के लिए बल्कि फास्ट, यूईटी, कॉमसेट, जीआईके, पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप हो रही होती है। लॉजिकल रीजनिंग हो, बिजनेस मैथ्स हो, नस बिजनेस स्कूल की तैयारी हो, हर यूनिवर्सिटी की तैयारी आपको इन बैचेस में कवर करने को मिलती है। एक मामूली सी फीस होती है और उस फीस के अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन शामिल होती है। तो लाजमी तौर पे आप इस बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं, इसमें आपके लिए फायदा ही फायदा होगा। आज के लेक्चर के ऊपर आगाज करते हैं। नस के टॉप 10 एमसीक्यूज की लेक्चर सीरीज का दोबारा से आगाज करते हैं। पहले एमसीक्यूज के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। एग्जामिनर कहता है if a comma b comma c approaches to real number where a is equal to b and b is equal to c and a is equal to c, then this is known as the reflexive property, symmetric property, transitive property या additive property। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पता नहीं सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, इतना मुश्किल कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मायने क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है दुनिया में एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे हर एलिमेंट अपने ही सेट से रिलेट कर रहा हो। यानी कि दुनिया का अगर हर एलिमेंट जो सेट के अंदर मौजूद है वो अपने आप को सिर्फ रिलेट कर पा रहा हो तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स करना, जिंदगी में रिफ्लेक्शन के मायने क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन के मायने होती है आईने में अपने अक्स को देखना। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेट कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि a इज इक्वल टू a। प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दुनिया में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स अगर अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दुनिया में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके सेट के अंदर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है या दूसरा वापस पहले से रिलेट कर रहा है, यानी कि भाई कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब बनता है? कोई भी रिलेशन जो आर होता है वो सिमेट्रिक उस वक्त बनता है कि अगर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है दूसरे से और दूसरा वापस पहले वाले से कर रहा है, रिवर्स प्रोसेस भी हो रहा है। यानी कि भाई हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू बी है या फिर मैं कहता हूं बी इज इक्वल टू ए है, यानी कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। अच्छा ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखो ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ये होती है कि एक एलिमेंट दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा वापस पहले से, यानी कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से अगर रिलेट कर रहे हो उसको कहा जाता है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी के मायने क्या होते हैं कि भाई तमाम के तमाम एलिमेंट्स का एक दूसरे से रिलेट करना, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन भी है कि देखो ए इज इक्वल टू बी है, फिर बी इज इक्वल टू सी है, फिर C इज इक्वल टू ए है। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि भाई
एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास क्या हो कि भाई तमाम की तमाम जो एलिमेंट्स हो उसके अंदर वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, कि भाई एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है, दूसरा जो है वो तीसरे से कर रहा है, तीसरा जो है वो पहले से कर रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी होती है कि मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई है, फिर वाई इज इक्वल टू जेड है, फिर एक्स इज इक्वल टू जेड है। क्लियर है? तो ये कहलाता है ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी, ये कहलाती है ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी। इसके मायने ये होते हैं कि ट्रांजिस्टिविटी शो कर रहा है। एडिटिव प्रॉपर्टी तो टोटली डिफरेंट चीज होती है भाई। एडिटिव प्रॉपर्टी तो होती है एडिटिव इनवर्स का होना, कि लेट सपोज एडिटिव इनवर्स का होना कि भाई मैं ए को ए इनवर्स से करूंगा तो मुझे आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट चीज है, इट्स नॉट इवन पॉसिबल हियर। सही है ना? तो ये डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट चीज आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्वेश्चन में आपको देखो कंडीशन क्या गिवन थी, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और ए बराबर है फिर सी के। यानी कि एग्जामिनर कह रहा था कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए किसके बराबर है? सी के बराबर है। यानी कि देखो तीनों आपस में इंटरलिंक आ रहे हैं। तीनों अगर इंटरलिंक होती हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। भाई थ्योरेटिकल एमसीक्यू नस के अंदर बहुत आ रहे होते हैं, तो खुदारा दो चीजों की तैयारी लाजमी तौर पे करके जाओ। बेटा अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं, फॉर्मूलाज लाजमी तौर पे कवर करके जाओ, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तमाम के तमाम फॉर्मूलाज याद करके जाने हैं आपने। फॉर्मूलाज की लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। सही है ना? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि फॉर्मूलाज आपने लाजमी तौर पे कवर करने हैं, फॉर्मूलाज आपने अच्छे तरीके से कवर करने थे, आपने फॉर्मूलाज लाजमी तौर पे कवर अप करने। तो बेटा फॉर्मूलाज के स्ट्रेट फ्री के क्वेश्चंस होते हैं, तो भाई फॉर्मूलाज लाजमी तौर पे कवर करके जाएं, फॉर्मूलाज के फ्री के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा भाई ट्रिगोनोमेट्री, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इसके फॉर्मूलाज तो बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए कि ये बेतहाशा एमसीक्यूज के तौर पे आती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर साइन की, कॉस की, साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की, टेंजेंट इनवर्स की जो बेसिक डोमेन और रेंज होती है ना, इसको लाजमी तौर पे कवर करो। ये मैं बार बार कहता हूं, मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि भाई डोमेन और रेंज के अंदर साइन की, कॉस की बेसिक जो टेबल होता है ना, साइन कॉस टेंजेंट कोसेक, वो कर लो। इनके इनवर्स के डोमेन और रेंज याद कर लो। ये पेपर के अंदर फ्री के नंबर का हर पेपर में एमसीक्यूज आता है, हर बच्चे के पास एमसीक्यूज आता है। चंद बेसिक बातें इनका लाजमी तौर पे ख्याल रखना होता है आपने। तो भाई इन चीजों को आपने लाजमी तौर पे कवर अप करना है, इनका लाजमी तौर पे आपने ख्याल रखना है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब। तो भाई आयोटा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है? अरे भाई बहुत सिंपल है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा बाय द वे आयोटा क्यूब नहीं है, आई एम सॉरी, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था आयोटा की पावर -3 का, आई एम सो सॉरी यार। चलो आयोटा क्यूब का भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर सिंपल आयोटा क्यूब की वैल्यू पूछी हुई है, तो भाई आयोटा क्यूब क्या होता है? ये होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो क्या बन गया? -1 इंटू आयोटा, यानी कि आंसर आ जाएगा सिंपल नेगेटिव का आयोटा के। मगर पेपर में क्वेश्चन आता है आयोटा की पावर -3 का, तब कैसे सॉल्व करोगे? तब सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि इसको ऊपर से उठा के नीचे फेंक दोगे, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा? नीचे जाके भैया जाहिर सी बात है आयोटा की पावर +3 हो जाएगा। कभी भी आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के ऊपर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के ऊपर किसी भी वैल्यू को भेजते हो, तो आपकी वैल्यू की पावर का साइन क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास सिंपल क्या बन गया? 1/आयोटा क्यूब बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर करवा लो। यहाँ पे सिंपल आप क्या करवा लो? रैशनलाइज करवा लो, या पहले आप इसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवा लो। आयोटा की पावर क्यूब आ रहा है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। हम सबको पता है कि बेटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? ये होता है -1 के बराबर इंटू आयोटा का आयोटा एज इट इज। यानी कि क्या बन गया बेटा? ये आ गया नेगेटिव का आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करवाने के लिए क्या करेंगे भाई? सिंपल इसको रैशनलाइज करवा लेते हैं। तो रैशनलाइज करने के अंदर हम क्या करते हैं? पॉजिटिव के आयोटा से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव आयोटा से डिवाइड। तो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे हो जाएगा नेगेटिव आयोटा और आयोटा। ये आ जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर? ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव के आयोटा स्क्वायर के बराबर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1, तो यानी कि नीचे आ गया आयोटा डिवाइडेड बाय पॉजिटिव का 1। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा? प्लस के आयोटा के बराबर। तो यहाँ पे प्लस का आयोटा इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉजिटिव का आयोटा। इसके बराबर हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। कहते हैं काफी सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे हमेशा परेशान रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है इसका मतलब होता है तमाम सेट्स के सबसेट्स का होना। यानी कि भाई पावर सेट ऑफ अ सेट क्या होता है? ये सेट होता है तमाम सबसेट्स का। तो भाई अगर मुझे एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो भाई पावर सेट क्या होगा उसका? यानी कि अगर मुझे पावर सेट निकालना है, तो भाई देखो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? इस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 0 है भाई। तो पावर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 0। तो इसका भैया आपके पास पावर सेट क्या आ जाएगा? 2 की पावर 0 का मतलब है 1 के बराबर। दुनिया में एम्प्टी सेट के अंदर भी भाई एम्प्टी सेट का भी
पावर सेट जो होता है उसका एक सबसेट तो बनता ही बनता है ना, जो उसका खुद जो खुद इसमें वो खुद वो आएगा। दुनिया में कभी भी आप किसी भी सेट के सबसेट जब बनाते हो तो भाई पहला सबसेट क्या होता है, जो वो सेट होता है वो इटसेल्फ होता है। तो एम्प्टी सेट का भी एक सबसेट तो वो खुद ही होता है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इन एस। कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या होता है? अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कम्यूटेटिव ऑपरेशन, या फिर आपके पास सिंपल तरीके से एसोसिएटिव ऑपरेशन। देखो कम्यूटेटिव ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आप कभी भी दुनिया के अंदर दो पर्टिकुलर सेट्स के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन करो, आप दुनिया में पर्टिकुलरली कोई भी दो पर्टिकुलर टर्म्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन करो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, और आपको आंसर हमेशा क्या मिले, सिमिलर मिले। कि भाई मैं कहता हूं ए स्टेरिक बी किसके बराबर हो, बी स्टेरिक ए के। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, तो मल्टीप्लीकेशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली मैं कहता हूं कि भाई मैं करता हूं 4 प्लस का 1 या फिर मैं करता हूं 1 प्लस का 4, तो एडिशन भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हाँ, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। कैसे कि देखो आप 4 माइनस का 1 करो या 1 माइनस का 4 करो, आंसर सेम नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई दो सेट्स को आप कैसे भी बाइनरी ऑपरेट करवा लो irrespective of their order, तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास सेट ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, तो इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, किसके ऊपर, ए ट्रांसपोज के ऊपर। तो भाई देखो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछ रहा है, वो किसका ऑर्डर पूछ रहा है, ए ट्रांसपोज का। अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं जो ओरिजिनल सेट गिवन होता है उसका ऑर्डर बता के। भाई देखो आप पहले इस सेट का ट्रांसपोज लोगे, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं इस कॉलम को रॉस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 3। क्या बन जाएगा, 1 2 3। अब इसका वो बनाओ। तो भाई आपको ओरिजिनली मैट्रिक्स ये गिवन था, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, जब ट्रांसपोज ले लिया अब इसका ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर क्या है। भाई इसमें कितनी रॉज आ रही हैं, देखो भाई खुद देखो, गौर से देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रॉ आ रही है और कॉलम कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टकट्स मैंने आपको ऑलरेडी बैजेस के अंदर पढ़ाए हुए होते हैं। तो भाई अगर आपने अभी तक लेक्चर्स को तरीके से नहीं लिया हुआ, अगर आपने अभी तक बैच को नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो लाजमी तौर के ऊपर नस्ट के न्यू बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच में आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, एनईडी के लिए, यूईटी के लिए, आईबीए के लिए, कॉमसेट्स के लिए, जीआईकेआई के लिए, प्यास के लिए, एनटीएस के लिए। तो भाई अगर आपने अभी तक बैच को नहीं ज्वाइन किया हुआ, न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को लाजमी तौर पे आप ज्वाइन अप करिए। आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाई जाएगी, आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, आप एप्टीट्यूड की कहीं से भी तैयारी कर लो, असल चीज होता है टेस्ट। तो भाई हमारे बैचेस के अंदर स्पेसिफिकली आपके नस के पैटर्न के, फास्ट के पैटर्न के, जीआईकेआई के, एनईडी के, यूईटी के पैटर्न के टेस्ट कंडक्ट होते हैं। प्रॉपर्ली सेम एक्सपोजर आपको मिलता है, जिस तरह नस का आपके पास पेपर होता है, सेम तरह का एक्सपोजर हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि वहां पे प्रॉपर्ली टाइमर लगा हुआ होता है, उन टाइमर्स के ऊपर आपको अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है। तो आपके लिए कंपटीशन लेवल बिल्कुल वही होता है जो आपके एक्चुअल एग्जाम का होता है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, प्रॉपर्ली आपको ना सिर्फ लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, और फिर साथ साथ आपके प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको नस्ट के पेपर्स में बहुत मिलेगा। एग्जामिनर कहता है डिटरमिनेंट बताओ, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। वैसे मैं आपको इसकी एक हिंट बता देता हूं, मैं आपको इसकी बेसिक ट्रिक बताता हूं कि भाई देखो कभी भी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना पेपर में रिपीट होता है, इतना पेपर में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कि मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन को याद कर लो, इसका आंसर डायरेक्टली 0 के बराबर है। मगर मैं आपको उसकी लॉजिक भी बताता हूँ क्यों। मगर पहली चीज तो ध्यान में रखिएगा कि देखो यहाँ पे बी माइनस सी आ रहा है, इधर देखो ये पूरी सी माइनस ए की लाइन आ रही है, इधर देखो ए माइनस बी आ रहा है, और इधर आपके पास बी माइनस सी वापस से रिपीट हो रहा है। तो यानी कि हर एलिमेंट 3 3 दफा आया हुआ है, एक तरीके से हर एलिमेंट क्या है, 3 3 दफा आया हुआ है। ये सी माइनस ए देखो 3 दफा आया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो बी माइनस का सी 3 दफा आया हुआ है, ए माइनस भी 3 दफा आया हुआ है, हर एलिमेंट 3 3 दफा आया हुआ है। इसका डायरेक्टली आंसर 0 होता है। मगर मैं आपको इसकी शॉर्ट इसका तरीकेकार बताता हूँ ऐसा हो क्यों रहा होता है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर चूंकि डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए आपको पहले टर्म्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि भाई आप सबसे पहले यहाँ पे आप रॉ नंबर 2 को ऐड करवाते हो किसके साथ, रॉ नंबर 1 के साथ, और रॉ नंबर 3 को रॉ नंबर 2 के साथ ऐड करवाते हो। तो भाई देखो अगर मैं रॉ नंबर 2 और रॉ नंबर 1 को ऐड अप करवाऊं ताकि थोड़ी टर्म सिंप्लीफाई हो जाए, तो क्या बन जाएगा, अगर मैं रॉ नंबर
टू को एड अप करवाता हूं किसके अंदर, रॉ नंबर वन के अंदर। तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये बी से बी कट जाएगा तो खाली मेरे पास क्या बचेगा, डायरेक्टली कर लेते हैं, ए माइनस का सी बचेगा। हम सबसे पहले क्या करवा रहे हैं, रॉ टू को ऐड करवा रहे हैं रॉ नंबर वन के अंदर। फिर सी माइनस ए को जब बी माइनस सी में ऐड करवाऊंगा तो क्या बचेगा, बी माइनस का ए बचेगा। फिर सी माइनस का ए और ए माइनस का बी को जब ऐड करवाऊंगा तो ये सी माइनस का बी बचेगा। सिमिलरली अब मैं क्या करवाता हूं, अब मैं साथ साथ रॉ नंबर टू को और रॉ नंबर थ्री को ऐड अप करवाता हूं। तो अब ये दोनों ऐड अप करवाओगे तो सी से नेगेटिव सी कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा बी माइनस का ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा सी माइनस का बी से बी कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा ए माइनस का सी। अब लास्ट वाली रॉ को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, जैसे है सी माइनस ए, यहाँ पे है ए माइनस का बी, यहाँ पे है बी माइनस का सी। तो पहले ऑपरेशन के अंदर आपने क्या करा, आपने रॉ टू को रॉ वन में ऐड करा, सिमिलरली रॉ थ्री को रॉ टू में ऐड करा। अब आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो अब रॉ नंबर वन से। अगर मैं रॉ नंबर वन से नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं रॉ नंबर वन से नेगेटिव का साइन कॉमन लेता हूँ, जो रॉ नंबर वन आपकी जो रॉ नंबर वन आ रही है, रॉ नंबर वन कौन सी है, ये आपकी रॉ नंबर वन है। इस पूरी रॉ से नेगेटिव के साइन को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन बाहर आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास सी माइनस का ए। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे a माइनस का b। फिर क्या आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, b माइनस का c। नीचे मौजूद था आपके पास b माइनस का a, यहाँ पे मौजूद था c माइनस का b, यहाँ पे मौजूद था a माइनस का c। अब नीचे क्या मौजूद है, c माइनस का a, यहाँ पे है a माइनस का b, यहाँ पे b माइनस का c। अगर आप गौर से देखो आपकी ये वाली रॉ और ये वाली रॉ सिमिलर हो गई। तो मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिक्स के अंदर कभी भी अगर दो रॉज या दो कॉलम सिमिलर आ जाएं तो कंप्लीट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो के बराबर। सो दैट्स द रीजन कि इस कंप्लीट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर। तो आपने बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करा, आपको साफ तौर पे आंसर दिख रहा है कि आंसर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये वाले क्वेश्चंस नस के अंदर रिसेंट डेज के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भाई इसका वैसे डायरेक्टली आपको आंसर याद भी होना चाहिए, अदरवाइज नहीं भी याद तो आप बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन को परफॉर्म करो, मैट्रिक्स की कोई ना कोई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, सिंपलीफाई करवाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन जो इस दफा नस के अंदर पूछा गया उसको मैं इधर ही सॉल्व करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन जो भी नस के अंदर बेतहाशा आया ना इस दफा नस के नेट नंबर टू के अंदर, ये क्वेश्चन था, एग्जामिनर कहता है ई की पावर ऊपर आ रहा था 5x, एग्जामिनर कहता है इसका डेरिवेटिव लेके बताओ, यानी कि ई की पावर 5x का डेरिवेटिव बताना था। तो भाई देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, अगर एग्जामिनर कहता है इसका डेरिवेटिव लेना है तो भाई देखो डेरिवेटिव का बेसिक असूल है, डेरिवेटिव के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर कहता है एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज कॉपी डाउन करो, एक दफा अपना जो भी आपका नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है उसको एज इट इज कॉपी डाउन करो। फिर बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके पावर में जो फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव लो, पावर में क्या फंक्शन आ रहा है, पावर में फंक्शन आ रहा है ई की पावर 5x, इसका डेरिवेटिव लोगे, सही है ना। तो ये वाली चीज साथ साथ चलती रहेगी, ये आपको वैसे एक स्टेप पे सॉल्व करना होता है बट चलो मैंने दो पे करके दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, ई की पावर 5 का डेरिवेटिव, तो अगेन देखो यहाँ पे नेचुरल एक्सपोनेंट है तो अगेन नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला कि आप नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज कॉपी डाउन करोगे, अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 के बराबर, क्वेश्चन आपका फाइनली सॉल्व हो गया। ये वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछे जा रहे होते हैं, तो इनका आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा अक्सर और पेशतर बच्चों के पास पेपर में क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट के डेरिवेटिव का, भाई मैं इसकी शॉर्टकट बता बता के थक गया हूं, आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे सच्चे शागिर्द हो गए अगर आपको स्क्वायर रूट की शॉर्टकट नहीं आता, स्क्वायर रूट के डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट खुदारा सीख लो, ये बहुत काम की ट्रिक है, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। तो भाई स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट क्या है, अक्सर लोग पावर फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं, भाई पावर फॉर्मूले पे सॉल्व नहीं करना, अगर मेरे सच्चे अच्छे शागिर्द हो तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, सिंपल तरीके से आंखें बंद करके लिखो 1/2, जो भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आ रहा है एज इट इज नीचे वाले 2 के साथ कॉपी डाउन कर दो, कर दिया। अब ऊपर जाओ, ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लो, ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म्स का क्या लो, डेरिवेटिव लो, सही है। और फिर रूट के अंदर वाली यहां पे देखो क्या टर्म्स आ रही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x के बराबर, और मेरे पास प्लस के 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 3x का डेरिवेटिव 3 के बराबर आ जाएगा, तो यहां पे सिंपल क्या आ गया, प्लस के 3 आ गया। एग्जामिनर कहता है इफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0 देन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर ये किसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जामिनर यहां पे आपसे क्या कह रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और आपसे ये पूछता है कि अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है तो बताइए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस का अल्फा बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा।
तो भाई देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल लो। भाई देखो इस इक्वेशन के अंदर स्मॉल ए किसके बराबर है, 2 के बराबर है, आपके पास स्मॉल बी किसके बराबर है, -4 के, और कांस्टेंट यानी कि सी किसके बराबर है, 5 के बराबर है। वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करोगे, अब आप फाइनली सम ऑफ फ्रूट कैलकुलेट करोगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है नेगेटिव का बी डिवाइडेड बाय ए के। सो भाई देखो नेगेटिव का साइन, एंड इट इज बी की वैल्यू क्या है, बी बराबर है -4 के, स्मॉल ए क्या है, 2 के बराबर है, तो 2 2 जार 4, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ये बन गया सिंपल तरीके से अल्फा प्लस बीटा 2 के बराबर। देन आप पर्टिकुलरली अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालोगे। अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, सी डिवाइडेड बाय ए के। सी बराबर होता है 5 के, सी बराबर होता है किसके, 5 के, और ए किसके बराबर है यहाँ पे 2 के, तो अल्फा डॉट बीटा आ गया आपके पास 5/2 के बराबर। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा था कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो भाई यहां से मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, मैं अल्फा बीटा को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं यहां से अल्फा बीटा को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक अल्फा बच जाएगा और प्लस के साइन के बाद एक बीटा बच जाएगा। तो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू बराबर है 5/2 के, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है सिंपल तरीके से मेरे पास 2 के। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, खाली 5 बच रहा होगा। तो करेक्ट आंसर किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट के बराबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई याद रखिएगा रूट वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए सम ऑफ फ्रूट का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का कॉन्सेप्ट। सिंपल तरीके से कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ जाए तो आप किस तरीके से फॉर्म करते हो, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आर रियल एंड इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेसर देन जीरो, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या नन ऑफ दीज। हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी रूट्स किसके बराबर हो, रियल के बराबर और इक्वल के बराबर है, ऐसा कब पॉसिबल है कि जब बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी कैसा हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, जीरो के। अगर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी ग्रेटर और इक्वल है जीरो के, उसी सूरत के अंदर हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल के बराबर होते हैं। हमेशा याद रखिएगा उसी सूरत में हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल और इक्वल के बराबर होते हैं। कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बताइए किसकी, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस के डी का होल स्क्वायर विल बी ऑफ द फॉर्म डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई हुई है, कि मैंने आपको केसेस के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू को देखो। देखो यहाँ पे आपके पास नीचे वाली वैल्यू कैसी आ रही है, नीचे आपके पास आ रहा है इररिड्यूसिबल फैक्टर और साथ साथ रिपीटेटिव फैक्टर ना, इररिड्यूसिबल फैक्टर भी और रिपीटेटिव फैक्टर भी है। तो इसके आप अननोन्स कैसे बनाओगे, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा ए एक्स प्लस का बी, और नीचे एक दफा इररिड्यूसिबल फैक्टर के लिए बनाओगे, एक दफा नीचे इररिड्यूसिबल फैक्टर के लिए अपने पर्टिकुलरली आप डोमेन्स को बनाओगे, और फिर आगे क्या करोगे, आगे सिंपल तरीके से जो रिपीटेटिव फैक्टर है, जो ये आपका रिपीटेटिव फैक्टर आ रहा है, अब इसके लिए अननोन्स को सपोज करोगे। तो ऊपर ए और बी को सपोज किया था, अब यहां पे आप सी एक्स प्लस के डी को सपोज करोगे। तो याद रखिएगा कभी भी आपके पास इररिड्यूसिबल प्लस रिपीटेटिव फैक्टर आ जाए तो वहां पे हमारे पास चार अननोन्स बनेंगे, एक आएगा ए बी, फिर एक आएगा कैपिटल सी और कैपिटल डी का अननोन। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, ये आपके पास एक इक्वेशन आ रही है, ये प्रॉपर रैशनल आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है, ये पॉलिनोमियल आ रहा है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ रहा है। देखो फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा, इक्वेशन किसे कहते हैं भाई, इक्वेशन कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो, साथ में इक्वल टू का साइन हो और कोई कांस्टेंट हो, तो ऐसी टर्म को हम इक्वेशन कहते हैं दुनिया में, कि वेरिएबल भी हो वहां पे, आपके पास इक्वल टू भी हो, और साथ में आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहा हो, तो वो कहलाता है दुनिया में इक्वेशन। तो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पॉलिनोमियल आ रहा है, कि भाई पावर अगर इंक्रीज हो डिक्रीज हो कैसी भी वेरिएबल्स आ रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या होता है, पॉली के मायने होते हैं दुनिया के अंदर मैनी के, नोमियल कहते हैं ट्रम्स को। तो यहाँ पे देखो ना मैनी टर्म्स आ रही है ना, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, तो ये आपके पास मैनी टर्म्स हैं। एक्स क्यूब एक टर्म है, 2x स्क्वायर एक टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, मैनी टर्म्स का होना। तो इस तरीके से देखो ये हमारे 10 एमसीक्यूज। अच्छा एक एमसीक्यू जो भी नस्ट में आया था मैं उसको भी साथ ही कवर करवा देता हूँ, मुझे वो एमसीक्यूज बड़ा पसंद आया था, और ये इस तरह का कॉन्सेप्ट यूईटी के भी रिसेंटली मैं पेपर्स करवा रहा था, वहां पे भी पूछा गया था, कि अगर मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चन आपके पास गिवन है 4 का 4 आगे आ रहा है कॉस का कॉस, और यहाँ पे गिवन है आपको स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ रहा था सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, एक्स
प्लस का पाई/3, सही है ना। और यहां पे आपको गिवन था माइनस का 2 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नस के नेट नंबर 2 में भी पूछा गया, और ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने यूईटी के 2017 के 16 के पेपर में भी देखा था। तो इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। देखो बैजेस के अंदर आने का फायदा ही क्या होता है कि आपको जितने भी ये टॉप के क्वेश्चंस होते हैं मैं साथ साथ आपको क्लासेस के अंदर सॉल्व करवा रहा होता हूं। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर बच्चे इसमें गलती करके आ रहे थे। मेजोरिटी बच्चे जिन्होंने नस में भी एग्जाम दिया या यूईटी का भी दिया उसमें उन्होंने गलती करी थी। तो भाई खुदारा आपने गलती नहीं करनी, आपने उन गलतियों से सीखना है। अगर आप मेरे पास बैजेस में भी आते हो तो आपको लाइव क्लासेस के अंदर ये तमाम ट्रिक्स, ये तमाम छोटी छोटी चीजें हमारी फैकल्टी आपको एक एक चीज पढ़ाती है, समझाती है। तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है और आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी गलतियों से सीखो, आप अपनी उन एफर्ट से सीखो, आप अपनी उन तमाम की तमाम नाकामियों से सीखो जो आप अभी तक पहले परफॉर्म कर रहे थे। और आपने कोशिश ये करनी है कि भाई आप अच्छे से अच्छा उसको परफॉर्म करो। भाई न्यू बैच अभी नर्स का स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। यूईटी की तैयारी, फास्ट की तैयारी, जीआईके की तैयारी, एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी, आईबीए की, लम्स की तैयारी इस बैच में कवर होगी। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर इस बैच को ज्वाइन करना है ताकि आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सको, आप अपने मैक्सिमम इनपुट को दे सको। तो लाजमी तौर पे काइंडली बैच को ज्वाइन अप करिएगा। अच्छा खैर वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो भाई इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन 4 cos x², आगे ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस का पाई/2 माइनस का 2। भाई इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, अक्सर बच्चे यहां पे गलत सॉल्व करेंगे। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो कर देंगे सर इंटीग्रेशन 4 cos² और आगे x प्लस के पाई/2 पे अलग भेजेंगे, और आगे जो माइनस का 2 आ रहा है इस पे इंटीग्रेशन को अक्सर बच्चे अलहदा भेज देंगे। 99% बच्चा इसको इस पैटर्न पे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा और आप फालतू के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट बताता हूं। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है, याद करो आपके पास कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है। याद है कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला, cos 2 थीटा दुनिया में किसके बराबर होता है, भाई ये बराबर होता है 2 cos² थीटा - 1 के। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को क्लोज कैसे, कि अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट से 2 को कॉमन ले लूं, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर दूं 2 को कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास सिंपल एक 2 बचेगा। और यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर, मेरा एंगल क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है एक्स प्लस का पाई/2। और चूंकि मैंने इस पूरे ब्रैकेट से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1, और बाहर dx का dx, सही है ना। तो ये जो 2 आपके पास कॉमन आ रहा है इसको आप ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर दो बेशक। तो क्या बन गया 2 का 2, इंटीग्रेशन अब अप्लाई हो गई। अब देखो यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है, अब फाइनली यहाँ अंदर बच रहा है आपके पास 2 cos² ब्रैकेट में आ गया x प्लस का पाई/2, और यहाँ पे आ गया माइनस का 1 इंटू डी एक्स। अब आप अगर जरा गौर से देखो तो यहाँ पे आपके पास cos के डबल एंगल का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये 2 cos² एंगल, जरा गौर से देखो ना भाई, 2 का 2 भी मौजूद है, cos² और ये पूरा का पूरा एंगल, फिर आगे माइनस का 1। तो कभी भी 2 cos² एंगल माइनस का 1 आ रहा हो, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस के डबल एंगल के। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ना बेटा, सिंपल तरीके से आपका फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपल कॉस के डबल एंगल का फॉर्मूला क्लोज करवाते हो तो क्या बन गया, ये बन गया कॉस का कॉस, ये 2 डबल एंगल के फॉर्मूले का। और देखो यहाँ पे आपका ये थीटा किसके बराबर था, आपका थीटा बराबर है x प्लस के पाई/2 के, किसके बराबर है, x प्लस के पाई/2 के, बाहर dx का dx एज इट इज आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अरे भाई सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। सिंपल तरीके से एंगल को मल्टीप्लाई करवाओ, ये जो 2 बाहर मौजूद है ये पूरे एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, कॉस का कॉस, ये बन गया 2x का 2x, और ये 2 जब पाई/2 के साथ जाएगा जो 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस का पाई बचेगा इंटू dx का dx, सही है ना। अब फाइनली आप यहाँ पे कॉस की इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, मगर उससे पहले आप देखोगे क्या एंगल का बाहर डेरिवेटिव है कि नहीं है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर रहे होते हो एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है। तो 2x प्लस पाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 के बराबर, प्लस के पाई का डेरिवेटिव होगा 0 के बराबर। तो बाहर अभी 2 मौजूद नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस वाले 2 को अंदर ले जाओ, ये जो 2 बाहर मौजूद है इसको अंदर ले जाके लिख दो। तो भाई इस 2 को मैं अंदर लिख देता हूं, चूंकि कांस्टेंट है ना तो हम अंदर लिख सकते हो। तो अब आप एंगल का आपने बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, अब फाइनली फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव के साइन के बराबर, जो भी एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ गया। तो भाई ये क्वेश्चन नस के अंदर पूछा गया था अभी नेट नंबर 2 के अंदर, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ई कैट के पेपर्स 2016-17 के अंदर भी आया हुआ है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसकी लॉजिक्स को आपको मालूम होना चाहिए। अक्सर बच्चे याद रखिएगा इंटीग्रेशन में परेशान क्यों होते हैं, अक्सर बच्चों को इंटीग्रेशन इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि उन्हें कभी सॉल्व करना नहीं आई ना, उन्हें किसी ने बताया नहीं कि इंटीग्रेशन कितना आसान टॉपिक है। अक्सर लोग इंटीग्रेशन से इसलिए खौफजदा होते हैं क्योंकि उन्हें
इंटीग्रेशन के रूल्स अप्लाई करने नहीं आते होते, तो भाई याद रखिएगा इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि एंगल का फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो। आपको सारे के सारे रूल्स मालूम होने चाहिए। तो भाई हम आजकल बैचेस में इंटीग्रेशन ही कवर कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। सेकेंडली, मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूं कि बेटा देखो, बैचेस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि भाई इन बैचेस के अंदर आपकी लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स की कवरेज होती है। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है ये जूम के थ्रू कंडक्ट की जाती है। थर्ड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। फोर्थ नंबर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर हो, या फिर 162 प्लस का स्कोर हो, या फिर आपके पास फास्ट के अंदर पहली पोजीशन हो, एनईडी के अंदर लास्ट 7 इयर्स के अंदर पहली पोजीशन हो, मेरान के अंदर पहली पोजीशन हो, आईबीए के अंदर पहली पोजीशन हो, या फिर पाकिस्तान की कोई भी टॉप की यूनिवर्सिटी जहां पे पहली पोजीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों की होती है। इसके अलावा जो भी आपकी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं हमारे पोर्टल्स के थ्रू, उन टेस्टों का आपको प्रॉपर्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर आपको मिलता है, आपकी प्रॉपर्ली डाउट सेशंस की क्लासेस होती हैं। ये आपकी लाइव क्लासेस के अलावा फीचर है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी प्रॉपर्ली डाउट की क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, तो ये तमाम की तमाम चीजें आपकी कंडक्ट होती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। तो लाजमी तौर पे न्यू बैच को ज्वाइन करिए। न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, रमजान को मुबारक का बैच है, इसमें ज्वाइन करिए अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप कर सकें। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जस्ट साइनिंग ऑफ।